हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे है दोस्तों? एकदम लल्लन टॉप ज़बरदस्त, पढ़ाई लिखाई एकदम धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से चल रही है एकदम। दोस्तों आज की क्लास में हम पता है क्या सीखने वाले हैं? ऊर्जा के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों आप पहले थोड़ा बहुत ऊर्जा के बारे में जानते होंगे, तो आज ना वो नॉलेज को और एकदम ऊपर तक बढ़ा देना है। आज ऊर्जा के बारे में हम लोग सीखेंगे, ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती, सब पे चर्चा बहुत डिटेल से करने वाले एकदम ज़बरदस्त तरीके से। आपको ना एकदम मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए ज़बरदस्त तरीके से तैयार। चेहरे पे एकदम ज़बरदस्त स्माइल होनी चाहिए, विदाउट टेंशन के आप वीडियो को देखिए, ए टू जेड आप नोट्स बनाइए। देखो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना आप नोट्स बनाए ये कहो कि आपकी पढ़ाई हो सकती ना भैया, इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करिए, जो दोस्तों मैं आपको लिखवाते चलता ना, एक नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से लिखते चलिए। और तो और कुमार मित्तल बुक के मैं ना आपको ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल बताता हूँ, ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल। उसके बाद दोस्तों मैं देखता हूँ जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल कम होते हैं ना, उसका मैं एक एग्जाम्पल ही बताता हूँ। सोचो इस चैप्टर में देख रहा था एग्जाम्पल बहुत कम है, ये एक्सरसाइज बहुत कम है, इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। सोचो आपको पूरा न्यूमेरिकल मिल रहा है प्लस एग्जाम्पल भी मिल रहा है, यार क्या चाहिए बताओ, इतना सब कुछ मिल रहा है वो भी फ्री में। तो फ्री में दोस्तों मिल रहा है तो लूट लो, जितना लूट सकते हो। ठीक है, एकदम दोस्तों लूटो बढ़िया से और बढ़िया तरीके से एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को एकदम जारी रखो, करते रहो। चलो शुरू करते दोस्तों आज की क्लास में। पहले समझते ऊर्जा क्या होता है। कोई वस्तु होता है, उस वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अब पिछली क्लास में मैंने दोस्तों आपको कार्य के बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ये वीडियो 37 मिनट की वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्य के बारे में डिटेल से चर्चा किया हुआ है। दोस्तों अगर आपकी कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि? अदिश। ऊर्जा कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। ठीक है, अच्छा कार्य का विमित सूत्र क्या होता है? mL2T-2। वही दोस्तों आपका ऊर्जा का विमित सूत्र होता है, mL2T-2 होता है। कोई भी दोस्तों ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, प्रत्यास्थ ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, द्रव्यमान ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो, सब आज इनके बारे में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं, नाम जानने वाले हैं, कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती है, कैसे कैसे होती है। सभी ऊर्जा अदिश राशि हैं, सभी का बीमा mL2T-2 होता है। ठीक है, चलो अब दोस्तों यहाँ पे इसके मात्रक देखने वाले, ऊर्जा के मात्रक। देखो ऊर्जा के मात्रक ना आपको जानना बहुत जरूरी। देखो कितने गजब गजब के मैं आपको मात्रक बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले ऊर्जा का मात्रक अपने को जानना है, जूल होता है। पहले ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक जूल किस पद्धति में होता है? MKS पद्धति में होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। अर्घ किस पद्धति में होता है? CGS पद्धति में होता है। मैंने दोस्तों आपको ये भी बताया कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। एक जूल में मैंने आपको बताया 10⁻7 अर्घ होते हैं। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? बोल दिया करो, बैठे बैठे बोला करो, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁻5 डायन होते हैं। लिख लिया करो, बगल में लिखते रहोगे आपको याद रहेगा। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। ठीक है, एक न्यूटन। देखो ये इतना बार बार मैं लिखता हूँ, बार बताता हूँ, भूल सको तो बताओ, भूल के दिखाओ, भूल के दिखाओ। आप भूल के दिखा ही नहीं सकते यार, भूल ही नहीं सकते आप इसको। ठीक है, एक न्यूटन में कितना डाइन? 10⁻5 डाइन। और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी, तो एक कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल। ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है। कैलोरी भी दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक कैलोरी में 4.18 या 4.2 जूल होता है। और देखो, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, ऐसे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोचो आप सोच ही नहीं रहोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। कक्षा 10 में पढ़े हो, लेकिन कक्षा 10 वाली चीज़ें कहाँ याद रहती हैं? किसी को नहीं याद रहती यार कक्षा 10 की चीज़ें। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ना, ताकि आपको लगे हाँ वो जूल पता है, आपको अर्घ पता है,
कैलोरी एक नया नाम सुना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप नाम सुन रहे हो। ऑप्शन में आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तुरंत मार दोगे, तुरंत टिक मारोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना भाई जूल होगा या क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो उसको ऐसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये दोस्तों हमने किसके बारे में सीखा अभी, का ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का कितना मात्रक मैंने बताया, पहला मात्रक जूल, दूसरा मात्रक अर्ग, तीसरा मात्रक कैलोरी और चौथा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊर्जा की परिभाषा हो गई, ऊर्जा कैसी राशि हो गई, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है, अब ये ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एकदम चल रहा होगा कि सर ये ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, एकदम चल रहा होगा। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड है ना, ये अपना जो यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सभी प्रकार की ऊर्जाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं पहले, तब जाकर बताते हैं भाई ब्रह्मांड में सभी प्रकार की ऊर्जाओं को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। ब्रह्मांड में सभी प्रकार की ऊर्जाओं को, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब आप तो जानने के लिए बेताब हो गए होंगे, अब तो दोस्तों आप जानने के लिए बेताब हो गए होंगे कि ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं कौन कौन सी है। पता है आपको, चलो भाई पता है दोस्तों आपको 2 प्रकार की ऊर्जाओं में बांटा गया है। पहला होता है आपका गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पहला कौन सा होता है, गतिज ऊर्जा, दूसरा कौन सा होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों सभी ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, सभी ऊर्जाओं को कितने भागों में बांटा गया, सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों ये जो गतिज ऊर्जा है ना, कोई भी वस्तु है अगर गति कर रही है, तो उस गति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु है, वो वस्तु अगर गति कर रही है तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि गतिज ऊर्जा कितने प्रकार की हो सकती है। तो गतिज ऊर्जा उतने प्रकार की हो सकती है जितने प्रकार की वस्तु गति कर सकती है। जितने तरीके से वस्तु गति कर सकती है उतने तरीके से वस्तु की क्या हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है। अब दोस्तों कोई भी वस्तु है वह 3 तरीके से गति कर सकती है। आपको करिए सर कैसे केवल 3 प्रकार से, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। देखो मैं 3 बता रहा हूँ, फिर आप बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बहुत सारे कौन से प्रकार हैं जो आप बहुत सारे सोच सकते हो, ठीक है। चलो भाई 3 प्रकार देखो मेरा पहले। एक तो वस्तु सरल रेखी गति कर सकती है, रेखा में गति करे, सरल रेखी गति हो गया, ठीक है। एक वस्तु घूर्णन गति करे, ठीक है, घूर्णन गति करे, दूसरा घूर्णन गति। एक वस्तु अगर गति करे भाई काल्पनिक गति करे, काल्पनिक गति, कंपन होना, काल्पनिक गति करे। तो वस्तु 3 प्रकार से गति कर सकती है, एक सरल रेखी गति और एक घूर्णन गति और एक काल्पनिक गति। 3 प्रकार से कोई भी वस्तु मैक्सिमम गति कर सकती है। अब अगर बताओ 3 प्रकार से गति कर सकती है तो गतिज ऊर्जा भी कितने प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार से। दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होगी 3 प्रकार की होगी। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। नाम देखो, पहले अगर सरल रेखी गति कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित, मतलब केवल गतिज ऊर्जा, मतलब स्थानांतरित गति ऊर्जा, स्थानांतरीय गति ऊर्जा, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। जो हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे ना, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं केवल गतिज ऊर्जा, लेकिन वह होता है कौन सा, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ठीक है। आज जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, आज गतिज ऊर्जा के बारे में। दूसरा जो गतिज ऊर्जा है, अगर वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा,
घूर्णन गतिज ऊर्जा। दोस्तों ये सब आपको ना इतना मिलेगा नहीं ना डिटेल में, जितना डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ सब गतिज ऊर्जा के बारे में, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा अगर वस्तु कंपनी गति कर रही है तो समझ जाओ, घूर्णन कर रही है तो घूर्णन गति ऊर्जा, रेखी गति कर रही है या स्थानांतरित हो रही है स्थानांतरित गति ऊर्जा। अब कंपन गति कर रही है तो काल्पनिक गतिज ऊर्जा। वाह गजब, काल्पनिक गतिज ऊर्जा, काल्पनिक गतिज ऊर्जा, काल्पनिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, काल्पनिक गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों इन सभी के बारे में, अब देखो घूर्णन गतिज ऊर्जा है ना, हम लोग जब घूर्णन गति पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। काल्पनिक गतिज ऊर्जा जब लोग कंपन गति पढ़ेंगे, एकदम लास्ट वाला चैप्टर क्लास 11 का जब पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, उसी को हम लोग सिंपल गतिज ऊर्जा ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको गतिज ऊर्जा ही बोलते हैं। और घूर्णन वाले को घूर्णन गतिज ऊर्जा और काल्पनिक वाले को काल्पनिक गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब भाई ये अपना जो स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों, ये स्थितिज ऊर्जा भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, होता तो कई प्रकार का है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से नाम यहाँ पे जानते हैं। जैसे भाई आपका हो गया पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मैं कुछ नाम लिखता हूँ भाई आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम दोस्तों लिखे रहेंगे तो अपने को ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला नाम भाई गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पहला नाम हो गया। ठीक है, दूसरा प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब सोचो ये सब स्थितिज ऊर्जा का नाम है। ठीक है, और देखो विद्युत ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, वाह भाई विद्युतीय ऊर्जा। और देखो चुंबकीय ऊर्जा, लो देख रहे हो चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। और नाम बताएं, और लो और खुश हो जाओ, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। और बता दें, और लो प्रकाश ऊर्जा, लो भाई प्रकाश ऊर्जा। और नाम बता दें, तुम लोग कह दो यस बता दें, कह दो और बता दें, लो उष्मीय ऊर्जा, लो भाई देखो उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। तो दोस्तों ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे स्थितिज ऊर्जा की कैटेगरी में आते हैं। कितना मैंने लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 7। कितना मैंने लिख दिया? 7। तो आपको ये मजा आया ना कि आपको ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। सभी, अब देखो जितना मैंने लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार की यहाँ पे ऊर्जा हमने नाम लिख दिया। सभी प्रकार की ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, सभी ऊर्जा का कैसी राशि है? अदिश राशि है। सभी ऊर्जा का विमित सूत्र mL2T-2 होता है। सबका मात्रक जूल, सबका मात्रक सीजियस मात्रक अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नाप सकते हो, कैलोरी में भी माप सकते हो। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.18 या 4.2 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। दोस्तों मैं आपको कई बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको सुनते सुनते एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठ जाए और याद हो जाए बढ़िया से। फिर मैंने बताया ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को 2 भागों में बांटा गया है। और एक है आपका गतिज ऊर्जा, दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर कोई पूछे गतिज ऊर्जा के प्रकार क्या है, अपना भौकाल टाइट तो होना चाहिए भाई, है ना दोस्तों? अपना भौकाल टाइट होना चाहिए। वहाँ बताओ ना, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और काल्पनिक गतिज ऊर्जा। फिर मैंने बताया आपको स्थितिज ऊर्जा में 7 प्रकार बता दिया कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को इतना डरो मत, इतना नहीं पढ़ना है अपने को, इतना प्रकार की ऊर्जा दोस्तों, लेकिन क्लास 11 12 मिलाकर जरूर पढ़ना है। लेकिन अभी जो अपने को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तो अपने को पढ़ना ही है। ठीक है, बस इतना सिर्फ पढ़ना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं गतिज ऊर्जा। चलो भाई, गतिज ऊर्जा के बारे में दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जाते हैं कि गतिज ऊर्जा है क्या। ठीक है, बैक साइड हो गया वो दोस्तों, जैसे एकदम लिखा हुआ है वैसे आप लोग नोट कर लो ना, तब आपको लगेगा अपना नोट ना बहुत ज़बरदस्त नोट बन रहा है। ठीक है, अपना जो नोट बन रहा है वह क्या बन रहा है? बहुत ज़बरदस्त नोट्स बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक नाम मैं और लेना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है,
इसका भी आप लोग नाम सुने हो, यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो आप नाम सुने हो ना, वो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है ना, अरे गुरु, वही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, चलो भाई अब मैं साइड होता हूँ, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से एकदम पूरा छाप डालो, एक को छोड़ना मत। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले, लो भाई चलते हैं, चलो धीरे धीरे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों क्या सीखने वाले हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में। क्या सीखने वाले हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। और गतिज ऊर्जा के बारे में सीखेंगे तो सीखेंगे दोस्तों, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला तो आपको पता है, हाफ mv²। हाफ mv², ये फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालने वाले, सब कुछ सीखते हैं। तो पहले गतिज ऊर्जा है, नहीं प्यारे से डालते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखोगे प्यारी सी परिभाषा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज, गति के कारण, देखो नाम में रखा है ना, नाम में इसकी परिभाषा छिपी है। क्या बात है, जब नाम में परिभाषा छिपी रहती है ना, उसको याद करना बड़ा आसान होता है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो एक लाइन परिभाषा लिखना, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक ना, किसी वस्तु की गति के कारण उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया परिभाषा, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों ये गतिज ऊर्जा को जो फार्मूला अपने को निकालना है ना, हम लोग यहाँ पे दो तरीके से निकालने वाले हैं। कितने तरीके से निकालने वाले, दो तरीके से निकालने वाले हैं। एक तो तरीके से निकालने वाले हम लोग नियत बल के लिए और एक परिवर्ती बल के लिए। कार्य जब पढ़े थे वहाँ बताए थे ना, एक नियत बल होता है, एक परिवर्ती बल होता है। हम लोग दोस्तों मैक्सिमम कार्य 99% कार्य परिवर्ती बल के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, परिवर्ती बल के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। तो पहले लेके सीखते हैं नियत बल के लिए। देखो कितना आसान है नियत बल के लिए। तो नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्यारे से डाल देता भाई, नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा। इसके इतना लिखने के बाद नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या लिखते भाई, नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा, नियत बल के लिए, नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा। ठीक है, नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो दोस्तों नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम दोस्तों मजा आ जाने वाला। देखो भाई दोस्तों यहाँ पे समझो, यहाँ पे यम द्रव्यमान की कोनो वस्तु है, क्या है, एम द्रव्यमान की कोनो वस्तु है। और दोस्तों ये जो यम द्रव्यमान की वस्तु है, ये है विरामावस्था। और आपको तो ये सिखाया गया है, अगर वस्तु विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। अब वस्तु गतिज ऊर्जा निकाल रहे हो, गतिज ऊर्जा निकाल रहे हो दोस्तों, इसका मतलब है कि वस्तु बैठने वाली है नहीं, वस्तु बैठने वाली तो है नहीं, वस्तु गति करेगी, वस्तु गति करेगी। तो वस्तु मान चलो दोस्तों यहाँ से यहाँ पे है, अभी विराम अवस्था में है, और इसके अंदर जोश आया और ये कहीं मैं रुकूंगी नहीं, मैं तो गति करूँगी। ठीक है, गति करूँगी। तो ये वस्तु क्या की यस दूरी तय करती, मतलब स्टार्ट कर दी गति करते हुए और यस दूरी तय करती है, तो वस्तु का अंतिम वेग हो जाता है v। वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है v। तो अब देखो मैं यहाँ पे शब्द नहीं लिखवा रहा हूँ, शब्द क्या लिखवाते, वो आप अगर लिखना चाहते थे ना, देखो मैं सुन लो शब्द क्या लिखोगे यार। देखो माना एम द्रव्यमान की वस्तु, माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु विरामावस्था में है और यह वस्तु डेल्टा एस दूरी तय करने पर वस्तु का अंतिम वेग स्मॉल v हो जाता है तब। ठीक है, अब बताओ भाई हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग क्या यहाँ पे क्या निकालना, अपने को गतिज ऊर्जा निकालना है। और गतिज ऊर्जा में अभी मैंने परिभाषा बताया, किसी वस्तु के कार्य, किसी वस्तु गति के कारण ना, यहाँ पे एकदम मैं लिख दूँ हल्का सा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। हमें कहीं न कहीं कार्य निकालना है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा, हमें कहीं न कहीं कार्य निकालना है। और कार्य भाई अब वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगी
तो बिना बल लगाए जाएगी नहीं, मतलब बल लगाया गया है, बल लगाया गया और वस्तु में एस विस्थापन हुआ, वस्तु पर बल लगाया गया और वस्तु में एस विस्थापन हुआ, तो बल और एस विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य दोस्तों, कार्य डब्ल्यू बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखें कि एस वस्तु को एस विस्थापित करने में किया गया कार्य, डायरेक्ट लिखता भाई, किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो गया? बल गुणे विस्थापन। अब देखो बल की जगह पे यफ बराबर क्या होता है? यम ए, यफ बराबर क्या होता है? यम ए इंटू एस। अब आते हम लोग गति का समीकरण लगाते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं? 3। कौन कौन समीकरण होते हैं? v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हमारे गति के हैं तीनों समीकरण। अब दोस्तों इन तीनों समीकरण में अपने को समझना है कि हम कौन सा समीकरण लगा दें। देखो यहाँ पे हमें समझो कि ए या यस निकालना है, ठीक है, ए या यस निकालना है। तो ए या यस, ए हमारे पहले समीकरण में भी तो है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों समय का जिक्र नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा कि प्रारंभिक वेग अपने को पता है, यस यू पता है, अंतिम वेग पता है, ठीक है, दूरी पता है। तो अब हम लोग क्या करें, अपने को त्वरण चाहिए भी समझो, तो हम लोग क्या, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, यस पता है, त्वरण निकालना है। ओह, तीसरा समीकरण लगाते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं? गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। गति का तीसरा समीकरण, देखो मैं क्यों ये आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग गति का तीसरा समीकरण क्यों लगा रहे हैं। ये नहीं डायरेक्ट कि हाँ लो गति के तीसरे समीकरण से, ताकि आपको आइडिया ही नहीं मिल पाए क्यों हम लगा दिए, ये नहीं दोस्तों। अपने को ये मजा है समझने में कि क्यों तीसरा समीकरण लगा रहे हैं ना, क्यों तीसरा समीकरण लगा रहे हैं। तो गति के तीसरे समीकरण से क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपने को प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, दूरी पता और एस पता है, ए चाहिए, ठीक है, ए चाहिए। तो लगाते भाई गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। और अगर तीनों समीकरण नहीं याद हो ना, याद कर डालो, यहीं से याद कर डालो, यहीं से टन से मारेंगे तुम्हारी खोपड़ी में, ठीक है। जो न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद होता है, तुम्हारी खोपड़ी में छेद हो जाएगा। तो गति के तीसरे समीकरण से, तीसरा समीकरण का है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों अपनी वस्तु तो है विरामावस्था में, जब विरामावस्था में तो यहाँ पे u की जगह पे क्या हो जाएगा? 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर 2as, चाहे s का मान निकालो चाहे a का मान निकालो। लो भाई मैं a का मान निकाल लेता हूँ, a बराबर v स्क्वायर अपान 2s, v स्क्वायर अपान 2s। इसको मानो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? W बराबर यम ए की जगह पे v स्क्वायर अपान 2s इंटू एस। देखो यस तो बर्बाद हो गया, यस दोस्तों बर्बाद हो गया। तो अपना W बराबर क्या आया? 1/2 यम वी स्क्वायर। W बराबर क्या आया? 1/2 यम स्क्वायर। और परिभाषा क्या कहता है कि गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो आई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यही कार्य, यही किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। यही किया गया कार्य क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है। अतः दोस्तों हम लोग लिख दे K बराबर हाफ यम वी स्क्वायर, K बराबर हाफ यम वी स्क्वायर। बताओ भाई मजा आएगा नहीं दोस्तों? गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रहेगा एकदम। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा। फार्मूला 1/2 यम वी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 1/2 यम वी स्क्वायर है। तो गतिज ऊर्जा जो है वह डिपेंड करती है द्रव्यमान पर, गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है वेग के स्क्वायर पर। कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। वो अगर मान के चलो वो द्रव्यमान ज़्यादा भी है और उसका वेग भी ज़्यादा है, अरे तो गुरु पूछो मत, उसका गतिज ऊर्जा और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कार है, उस कार की गतिज ऊर्जा एक साइकिल की गतिज ऊर्जा में कौन ज़्यादा है? कार की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कार का द्रव्यमान साइकिलिया से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। एक ट्रेन है और एक तुम्हारा ट्रक है, किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है? ट्रेन की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है।
ट्रेन से लड़ोगे पता नहीं चलोगे, हालांकि ट्रक से लड़े तभी नहीं पता चलोगे, बात अलग है। लेकिन ट्रेन की गतिज ऊर्जा क्या ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा, जिसका वेग ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब देखो कुछ और ख़ास चीज़ बताते हैं आपको दोस्तों। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। निगेटिव कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि द्रव्यमान नियत होता है। आप अभी 50 किलो के यहाँ पे हो, 50 किलो आप हर जगह पे रहोगे। ऐसा थोड़ी मौसी के यहाँ चले गए 40 किलो हो गए, बुआ के यहाँ चले गए 25 किलो हो गए, और अपने भाभी के यहाँ चले गए तो हो गए 70 किलो के, वहाँ सब लोग खिला दिए बढ़िया से। ऐसा कुछ नहीं है, आपका द्रव्यमान बदलता नहीं है, आपका द्रव्यमान हर जगह नियत रहता है। और देखो जहाँ पे दोस्तों वेग है, वेग का स्क्वायर है, वेग का मान प्लस माइनस हो सकता है। वेग का मान वही लिखा है आपको, वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर, अगर मान चलो माइनस में है भी तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपका पॉजिटिव, तो ये वेग का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव, वेग हमेशा, वेग का स्क्वायर है पॉजिटिव। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है? गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। तो गतिज ऊर्जा कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है, ठीक ना? गतिज ऊर्जा कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है। ये मैं यहाँ से आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया। मजा आ गया? चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं? परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक है? ये तो नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा है। अब हम लोग देख लेते हैं परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक है? मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से जैसे लिखाया गया है सब कुछ छाप डालो भाई, ठीक है? ऐसे जब छापोगे, सब कुछ लिखोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई हमारा जो नोट्स बन रहा है ना, क्या ज़बरदस्त नोट बन रहा है। दोस्तों देखो क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगा ना, उसको एकदम मत लाया करो दिमाग में कि हाँ क्लास लंबी है ऐसा ऐसा। भाई आपको देखो जब कोई चीज़ बढ़िया से समझाया जाएगा तो समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है? और टाइम दे करके ड्रामा मत किया करो, ठीक है ना? कि हाँ वीडियो लंबी हो गई तो ये हो गया वो हो गया है। चलो भाई, परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा हिल डालो भाई। परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा, परिवर्ती बल के लिए, परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक ना? परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा। चलो भाई, परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा, वही फिगर फिर से बनाते हैं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, कि स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वह वस्तु कहाँ पे है? विरामावस्था में है। स्मॉल एम द्रव्यमान की कोनो वस्तु है, कहाँ पे? विरामावस्था में है। और ये वस्तु स्मॉल एस दूरी तय करते हुए आ जाती है और इसका अंतिम वेग हो जाता है v। इसका अंतिम वेग हो जाता है v। दोस्तों वैसे वहाँ पे लिखे थे किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस। यहाँ पे देखो ये परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य है ना, परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य है। तो जब परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मान चलो कि आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, x1 से x2 तक वस्तु को ले जाना है, तो आप जो बल लगा रहे हो वह अलग अलग बल लगा रहे हो, ठीक है? कभी 2 न्यूटन, कभी 3 न्यूटन, कभी 1 न्यूटन, कभी फिर 5 न्यूटन, कभी 8 न्यूटन। तो धीरे धीरे लगाते लगाते तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो किया गया कार्य जो परिवर्ती बल अगर लगा रहे हो तो आपका जो किया गया कार्य है वो भी क्या होगा? परिवर्तित मिलेगा। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यहाँ तक आते तो पूरा कार्य मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे परिवर्ती बल के लिए गतिज ऊर्जा DW। जो D दिखाता है वह दिखा रहा है कि परिवर्ती, D क्या दिखा रहा है? परिवर्ती। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल मान लो F, विस्थापन मान लो DS, FDS। बल बराबर क्या हो गया? FDS। अब अभी मैंने सिखाया आपको यह बराबर क्या होता है? ma। यह बराबर क्या होता है? ma। किसके नियम से? अरे न्यूटन चचा का नियम नहीं पढ़े हो क्या? न्यूटन चचा का नियम नहीं पड़ेगा? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जो बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है? चलो भाई, अब दोस्तों देखो यहाँ पे देखो एकदम मजा लो, एकदम इतना आसान कि पूछो मत। DW बराबर यम ए की जगह मैंने क्या लिखा? DV अपान DT इंटू DS। अब आप घबरा गए होगे, अरे यार ए बोले तो त्वरण, ए बोले तो त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है? त्वरण की परिभाषा कहती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को लिखते हैं ए से, वेग को लिखते हैं V से, D से लिखते हैं परिवर्तन, और DT dV अपान dt होता है। मैंने कई बार बताया आपको कि dV अपान dt अवकलन रूप में होता है त्वरण का फार्मूला।
v बराबर डी एस अपान डी टी, ये होता है वेग का फार्मूला विस्थापन में अवकलन के रूप में, ठीक है। तो ये आपको याद होगा यार, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ मैं थोड़ी बता रहा हूँ आपको, है ना, एकदम बड़ी चीज़ बताया मैंने, एकदम नहीं दोस्तों बताया आपको। अच्छा अब देखो जरा हम लोग क्या करते हैं, डी डब्ल्यू बराबर एम इंटू डी एस अपान डी टी को मैंने साथ लिख दिया इंटू डी वी। अब आप कहोगे सर यहाँ तक तो चलिए मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये आपने क्या कर दिया, देखो भाई यहाँ से अगर मैं डी एस बटा डी टी अभी मैंने लिखा था ना, अभी देखो मैंने लिखा था क्या कि v बराबर क्या होता है डी एस अपान डी टी। v बराबर दोस्तों क्या होता है डी एस अपान डी टी, वेग मतलब v मतलब वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, तो वेग का अवकलन रूप है ये, ठीक है। तो डी एस बटा डी टी क्या होता है वेग, देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है डी एस अपान डी टी वेग होता है, तो यम वी डी वी, अपने को W चाहिए ना कि डी डब्ल्यू आ गया है। अब D को हटाना है, D को हटाने के लिए समाकलन करो दोनों पक्षों का दोस्तों समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन। ये देखो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि डी को हटाने के लिए समाकलन करते हैं, बस सिंपल जानो, डी को हटाने के लिए समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, आओ देखो मिल के समाकलन करते बड़े प्यार से। डी डब्ल्यू देखो ये है समाकलन का चिन्ह, ये क्या है समाकलन का चिन्ह, ठीक है, बराबर डी डब्ल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ, बराबर समाकलन यम वी डी वी, ये भी समाकलन में लगा दिया। अब देखो लिमिट इसकी कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसकी लिमिट, देखो वेग है ना, यहाँ पे वेग है ना, जो दोस्तों वेग है ना, तो वेग की लिमिट लगाएंगे, डी जिसके साथ लगा होता है उसी की लिमिट लगाते हैं। मैंने क्या बोला, डी जिसके साथ लगा होता है उसी की लिमिट लगाते हैं। तो डी किसके साथ लगा है वेग के साथ, भैया तो लिमिट लगेगा किसका वेग का, और वेग का लिमिट मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। वेग की लिमिट क्या है, लिमिट मतलब होता है परिसीमा, सीमा, बाउंड्री, सीमा ओ सीमा हैदर नहीं, ठीक है, हाँ। वेग की सीमा क्या होती है, वेग की सीमा होती है u से v, प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v हो गया, तो u से v हो गया, u से v। अच्छा जब वेग u था, u बोले तो प्रारंभिक वेग क्या है 0, अरे जब 0 है तो कार्य कुछ होगा का भैया, जब वस्तु गति करेगी तबे तो कार्य होगा, वस्तु गति नहीं कर रही तो कार्य होगा का, खाक कार्य होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जब v हो जाएगा तो कार्य हो जाएगा w। बताओ लिमिट मजा आ गया, लिमिट दोस्तों मजा आया कि वेग का लिमिट होता है u से v, जब वेग u था तो कार्य 0, जब v हो गया तो कार्य हो गया w। चलो भाई मजा आया, मैंने आपको कई बार सिखाया है, अगर d के आगे कुछ नहीं है तो पिछवा वाला समाकलन, d के आगे कुछ नहीं है पिछवा वाला समाकलन है, देखो w समाकलन हो गया, लिमिट क्या है 0 से w बराबर यम कांस्टेंट पद बाहर हो गया, u से v या u से v डी वी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर यम तो बाहर ही है, इसका दोस्तों समाकलन करोगे, समाकलन का देखो बेहद फार्मूला, फेमस फार्मूला, एस की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एस की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, एस की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है वी, एक्स का काम कर रहा है वी की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, और लिमिट क्या है u से v, लिमिट क्या है u से v, तो w - 0 w बराबर यम v की घाते 2 बटा 2, लिमिट क्या है u से v, w बराबर 2 बाहर कर ले रहा हूँ 1 बटा 2 यम, ठीक है। अपर लिमिट v की जगह पे v वाला माइनस v की जगह पे u, v की जगह पे देखो ये v है ना, v की जगह पे ऊपर वाला माइनस इस v की जगह पे नीचे वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w बराबर 1 बटा 2। अच्छा देखो भाई अपर लिमिट यहाँ पे क्या है भाई, u अपना क्या है 0 है ना, तो अपने को क्या लगा देना 0 से v लगा देना है, ठीक है। u से v तो है लेकिन अपना u क्या है 0 है ना, u अपना क्या है 0 है, अगर 0 नहीं लगाते तो यहाँ पे ये 0 थोड़ी हो सकता था ना, अगर 0 नहीं लगाते तो 0 होता, कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये अपना 0 हो गया, तो अपना ये 0 हो गया, जब 0 हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखोगे 0 का स्क्वायर 1 बटा 2 यम v स्क्वायर, और यही किया गया कार्य क्या कहलाता है गतिज ऊर्जा, अतः कैपिटल K बराबर 1 बटा 2 यम v स्क्वायर। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने परिवर्ती बल के लिए और नियत बल के लिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला निकाला, कितने आसान तरीके से, कितने लल्लन टॉप तरीके से, कि आपको मज़ा आ गया।
ठीक है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको ना ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि A बराबर होता है dv/dt और V बराबर होता है ds/dt, और हमें D को हटाना है तो समाकलन करेंगे। जब समाकलन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट उसकी लगाते हैं जिसके साथ D लगा होता है, लिमिट उसकी लगाते हैं जिसके साथ D लगा होता है। D किसके साथ लगा है, V के साथ लगा है, तो V की लिमिट लगाएंगे 0 से V। यहाँ पे U तो V से है, U to V, लेकिन U का काम कर रहा है 0, ठीक है, 0 से V हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो यम कांस्टेंट पद है, जिसके साथ D लगा होता है वही वेरिएबल होता है, यम कांस्टेंट पद है, यम बाहर हो गया। उसके बाद यम बाहर हो गया, इसका ये फार्मूला भाई आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप ये तुरंत ये फार्मूला बना लोगे, ठीक है। ये फार्मूला बना लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हुए हमने के का फार्मूला निकाल दिया। मज़ा आ गया। चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखें ना एकदम। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आज की क्लास में हमने आपको सिखा दिया ऊर्जा के बारे में, और ऊर्जा के बारे में सिर्फ और सिर्फ गति ऊर्जा के बारे में भी सीखा हमने कि गति ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। गति ऊर्जा को 2 तरीके से हमने निकाला, एक नियत बल के लिए और एक परिवर्ती बल के लिए। अब दोस्तों हम लोग अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय सीखते हैं, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है ना एकदम गतिज ऊर्जा पर आधारित है, ठीक ना, एकदम गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा पे ही प्रमेय है वो, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। तो अगली वीडियो आपको मिलने वाली है कार्य ऊर्जा प्रमेय, धमाकेदार वीडियो रहेगी। आपके एग्जाम में छपने वाला टॉपिक है वो, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो ये जान लो, यकीन मान लो कि आपको जो कार्य ऊर्जा प्रमेय समझाने वाले हैं एकदम यही है। तो इसको एक बार 2 बार बढ़िया देख करके बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि ये आपको कोई दिक्कत परेशानी पैदा ना करे, ठीक है। और इसकी औकात नहीं होनी चाहिए जो आपको दिक्कत परेशानी ये पैदा कर सके, ठीक है। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते हैं फिर, सबको बाय बाय, लव यू, टाटा, राधे राधे।